डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम के टेक्सटाइल्स के अंदर वानस्पतिक रेशे कपास के बारे में आपसे बात करेंगे। कपास यानी कॉटन, जो कि एक सेल्यूलोजिक फाइबर है जिसके अंदर सेल्यूलोज की अधिकता पाई जाती है और ये हमें वनस्पति से प्राप्त होता है जो कि नेचुरल फाइबर है। तो हम नेचुरल फाइबर कपास के बारे में आपसे बात करेंगे। तो अगर हम इसके इतिहास को देखें, सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि ये कपास आता कहाँ से है और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो कपास के अगर हम इतिहास को देखें तो ये जो कपास है या जिसे हम कॉटन कहते हैं, ये जो मूल उद्गम भारत है और इसलिए भारत को कपास का जन्मदाता भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में बहुत ही प्राचीन काल से कपास का उपयोग वस्त्र बनाने के रूप में किया जा रहा है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के से प्राप्त जो चांदी के बर्तन थे उस पर भी जो है कॉटन का रेशा लिपटा। बौद्ध काल की अगर हम देखें, बौद्ध काल का समय को देखें तो वहाँ की जो बनारस की ढाका बनारस और ढाका की जो मलमल थी वो भी अपने अलौकिक सौंदर्यता, सूक्ष्मता, बारीकी, पारदर्शिता आदि के लिए प्रसिद्ध थी। कपास के रेशों से इतने सूक्ष्म व बारीक रेशे तैयार किए जाते थे कि 8 से 10 तह लपेटे जाने के बाद भी वो पारदर्शी दिखते थे। और ये कहा जाता है कि जो थान होता था पूरा का पूरा, उस थान को एक अंगुली में से माचिस की डिब्बी में से रखा जा सकता था और उसे केवल एक अंगूठी के छल्ले से होकर के निकाला जा सकता था। इसके अलावा कपास का जो उत्पादन है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण एशिया व वेस्ट इंडीज़ जो है प्रमुख है। भारत में भी सूती वस्त्र का जब औद्योगिकरण हुआ तो काफ़ी विकास हुआ। सबसे पहले 1818 में कलकत्ता में सूती मिल का जो निर्माण हुआ, उसके बाद 1854 में बम्बई, 1861 में अहमदाबाद व 1866 में कोलिको मिल की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है वस्त्र उद्योग में काफ़ी उन्नति हुई और बहुत सारे मिल खोली गई, जिसके कारण आज बहुत सारा जो कॉटन का जो मार्केट है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब ये जो है इसमें किस तरह से कपास के जो है उत्पादन किया जाता है, किस प्रकार से इसका जो प्रोडक्शन किया जाता है, यहाँ पर हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि कपास की खेती की जाती है। क्योंकि कपास जो है वो नेचुरल फाइबर है और वानस्पतिक फाइबर है, तो इसकी जो खेती की जाती है इसे यूनिवर्सल फाइबर भी कहा जाता है। यूनिवर्सल का मतलब है ये कि विश्वव्यापी रेशा है और कपास से बना हुआ जो वस्त्र होता है सस्ता होता है, मजबूत होता है, सुंदर। कॉलियर जो है एक साइंटिस्ट है, उसने लिखा है, डिस्पाइट द फैंटेस्टिक ग्रोथ ऑफ द सिंथेटिक एंड मैनमेड फाइबर, कॉटन स्टिल रिमेन द प्रिंसिपल टेक्सटाइल फाइबर एंड इन फैक्ट इट्स कंजम्पशन ऑलमोस्ट डबल्ड बिटवीन 1930s एंड 1965। यानी इसकी जो है प्रोडक्शन बहुत ही अलौकिक फाइबर है और ये जो है 1930 से 1965 में इसकी जो उपयोगिता है वो और भी बढ़ गई। अब कपास की खेती कैसे की जाती है उसमें हमें थोड़ा सा जानना आवश्यक है कि जलवायु जो है किस प्रकार की होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, इसके लिए नमी और गर्मी दोनों ही नितांत आवश्यक होते हैं। मिट्टी जो है काली मिट्टी में जो है काफ़ी उपयुक्त होती है। वर्षा 30 से 38 सेंटीमीटर, बीज बोते समय अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा समय जो है 200 दिन का समय होता है इसका, और कपास का पौधा 1 वर्षीय होता है, यानी इसे तैयार होने में लगभग 200 दिन का समय लगता है। अब ये जो कपास का पौधा है ये बड़ा भी होता है, मीडियम भी हो, श्रब झाड़ी के रूप में भी होता है। अलग अलग तरह से कपास का पौधा जो है, यहाँ पर जो कपास के फल आते हैं, जो टहनियों पे 3 से 5 कलियाँ खिलती है, प्रत्येक कली में से फूल खिलता है और फूल जो है कपास के किस्म के अनुरूप होते हैं। जैसे नीला रंग का भी होता है, क्रीम कलर का भी होता है, सफ़ेद, लाल, सुनहरे रंग का, और ये अलग अलग रंगों में होते हैं। प्रारंभ में कपास का जो फूल है वो क्रीम कलर का होता है, जो बाद में बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब फूल ऊपर से झड़ जाता है तो जैसे गुलाब के अंदर पॉड होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी फूल झड़ने के बाद एक जो पॉड जिसे हम कहते हैं कोया कहते हैं, वो निकल आता है। इसी के अंदर कपास का रेशा बीज के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है। ये जो यहाँ कोया दिखाई दे रहा है, ये कच्चा है और कपास का जो खुलने के बाद
इस तरह से धीरे धीरे कली खिलती है और अंदर से कपास निकल धीरे पकने लगता है और फट जाता है। उसके बाद सूती निर्माण की जो प्रक्रिया होती है जिसमें कोए को एकत्रित किया जाता है, यानी जितने भी कोए पक गए हैं जिसमें से कपास निकल चुकी है पक जाती है, उनको एकत्रित किया जाता है। उसके बाद इनको बिनौलों से बीज जो है बीज को बिनौलों से अलग किया जाता है, बीजों को अलग किया जाता है, जिसे बिनौला अलग करना कहते हैं या ओटना कहते हैं। इसके बाद ये जो ओटने का काम है ये पहले हाथ के द्वारा किया जाता था, लेकिन आजकल मशीनों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद गांठें बनाई जाती हैं इनकी, और गांठें बनाने का जो कार्य है वो भी मशीन की सहायता से किया जाता है। गांठों को खोलना, मिलाना और उसके बाद उसकी कंघी करना यानी उसको सीधा समानांतर करना, और उसके बाद उसकी पूनियाँ बनाई जाती है, और पूनी बनाने के बाद कताई का काम किया जाता है। और कताई जो है ये प्रक्रिया शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, जो गांधी जी का चरखा है उसके द्वारा रुई कताई की जाती थी। पोनियाँ जो होती थी लंबी लंबी उनको काटा जाता था। तो ये कताई के बाद जो है धागे का निर्माण होता है, और उसके बाद उस धागे को वीविंग या बुनाई में काम में लिया जाता है। तो ये एक जनरल एक छोटी सी प्रक्रिया है जिसमें कोए को एकत्रित करना, ओटना, गांठें बनाना, मिलाना, उन गांठों को खोलना, घुनाई करना, कंघी करना, कताई करना और बुनाई करना, यानी जो मेन प्रोसेस है सूती वस्त्र के निर्माण में वो ये प्रक्रिया चलती है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विशेषताओं की। विशेषताओं के अंदर हम देखें तो सबसे पहले हम भौतिक विशेषताओं की बात करेंगे, उसके बाद हम रासायनिक विशेषताओं की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं संगठन क्या है, यानी किससे बना हुआ है। तो कॉटन का, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, कॉटन का रेशा जो है वो सेल्यूलोजिक रेशा है, सेल्यूलोज का बना हुआ है। और सेल्यूलोज जो है सेल्यूलोज कपास में जो 40 से 90% तक सेल्यूलोज और 5 से 8 रेशे की जो लंबाई है आधे इंच से 2.5 इंच तक की लंबाई होती है, और प्राकृतिक रेशों में ये सबसे छोटा होता है। अगर हम इसकी अणुवीक्षणीय रचना को देखें या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखें तो हम ये देखेंगे कि ये जो है अनुप्रस्थ और हॉरिजॉन्टल और लंबाई में यदि हम काटें तो ये दोनों अलग अलग तरह से दिखाई देते हैं। ये एक नली के रूप में होता है जिसमें रस भरा हुआ होता है, जिसे सेल सैप कहा जाता है। और कपास जैसे जैसे पकता है ये सेल सैप जो है वो सूख कर सिकुड़ जाता है और रेशा चपटा हो जाता है। और जैसे ही रेशा चपटा होने लगता है उसके अंदर घुमाव, ऐंठन जो है वो पड़ जाते हैं, जैसे हम कन्वर्शल्स कहते हैं या परिवलन कहते हैं। और प्रति इंच रेशे में जो है 200 से 400 तक परिवलन यानी घुमाव जो है वो हो सकते हैं। पके हुए जो रेशे होते हैं उनको देखने में घूमे घूमे रिबन के समान वो दिखाई देते हैं। रंग और चमक को हम देखें तो इसके जो रंग और चमक है, कच्ची अवस्था में इसके रेशे जो है भूरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पकने के बाद ये जो रेशे हैं वो सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। और सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा ही सफ़ेद होता है, परंतु कई बार धूप वगैरह पड़ने के कारण से और गंदगी जमा होने के कारण से इसका रंग थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है या थोड़ा सा पीलापन लिए हुए हो जाता है। इसमें इलास्टिसिटी का गुण का अभाव होता है, इसलिए इसका आकार निश्चित रहता है, अतः इसे खींचकर फैला नहीं सकते। वस्त्र पर इसीलिए सलवट पड़ जाती है, जैसे हम कहते हैं व्रिंकल्स पड़ जाती है, परंतु प्रेस करने के बाद ये वापस से सलवटें जो है वो दूर हो जाती है। मजबूती और जड़ता में देखा जाए तो मजबूत होता है। कपास का रेशा छोटे होते हुए भी काफ़ी मजबूत होता है। इससे जो बने हुए वस्त्र काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं, और गीला होने पर इसकी मजबूती 30% तक बढ़ जाती है। अतः इन्हें हम अगर कितना भी कूटें और इसको धोएं तो ये रेशा जो है वो ख़राब नहीं होता है। उसका अभाव होता है, और एक दो बार सूती वस्त्र पहनने के बाद उन्हें धोना और इस्त्री प्रेस करना ही पड़ता है उसमें, क्योंकि उसमें पूर्व आकृति ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। शिकन या जिसे हम कहते हैं क्रीज, तो सूती वस्त्रों में एक या दो बार अगर हम पहनते हैं और प्रयोग करते हैं तो उसमें सलवटें पड़ जाती है, शिकन हो जाते हैं। और क्योंकि इसका जो कारण है उसका प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता जो है, इलास्टिसिटी के गुणों का अभाव है। हीट कंडक्टिविटी को देखें तो सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती है बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। अब प्रकाश का जो प्रभाव है, निरंतर अगर सूर्य के प्रकाश में रखें तो सूती वस्त्र कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है और इसका रंग भी पीला पड़ जाता है। रगड़ को देखें
तो हम काफ़ी मजबूत रेशा होता है, इस पर बहुत रगड़ कर उसको कूट कर धोया जा सकता है। आग में देखें, कंबस्टिबिलिटी देखें तो कपास के रेशों में सबसे अधिक ताप सहने की जो क्षमता होती है वो कपास में होती है। जलाने पर यह कागज़ के समान जलता है और इसमें कागज़ जैसे जलने की गंध आती है। स्वच्छता और धुलाई, सूती वस्त्र शीघ्रता से गंदे होते हैं क्योंकि इसकी सतह जो होती है वो खुरदुरी होती है, क्योंकि ये छोटे छोटे रेशों से बनी हुई होती है। लेकिन इन्हें रगड़कर साफ किया जा सकता है, धोया जा सकता है। सिकुन श्रिंकेज जो है, सिकुड़न है, सूती वस्त्र जो है शीघ्रता से सिकुड़ता है। हालांकि इसके रेशे में सिकुड़न क्षमता विद्यमान नहीं होती, फिर भी वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में जो खिंचाव और तनाव जो सहना होता है उसके कारण से वस्त्र सिकुड़ जाते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं, कीटों और फफूंद का जो प्रभाव है इस पर दीमक लग जाती है। इसके अलावा फफूंद सूती वस्त्रों को क्षतिग्रस्त कर देती है और उसको ख़राब कर देती है। बरसात के मौसम में ज़्यादातर देखा है कि घरों के अंदर भी जो रज़ाई वगैरह होती है, एब्जॉर्बेंसी को देखें या अवशोषकता को हम देखें तो इसमें पानी सोखने का गुण बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण से इसे गर्मी के मौसम में भी पहनना आसान होता है, आरामदायक होता है। अम्ल का जो प्रभाव है यानी एसिड से ये ख़राब हो जाता है। क्षार, इस पर इसका यूज़ किया जा सकता है। और विरंजन जो है, ब्लीच बार बार प्रयोग करने से जब गंदे हो जाते हैं तो ब्लीच के द्वारा इसको सफ़ेद रंग में कन्वर्ट किया जा सकता है। पसीने के कारण ये पीले पड़ जाते हैं और इसीलिए पसीने युक्त वस्त्रों को जब अगर हम संग्रह करते हैं तो वो वहाँ से ख़राब हो जाते हैं, गल जाता है। रंगों का प्रभाव, इन पे रंग शीघ्रता से नहीं चढ़ते हैं, इसलिए सूती वस्त्रों को रंगने के लिए, पक्का रंग के लिए, चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का काम में लेना आवश्यक हो जाता है। तो हमने ये देखा कि ये जो वस्त्र है यूनिवर्सल फाइबर है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी क्वालिटी से, जिसके अंदर से मेन तो एब्जॉर्बेंसी है, हीट कंबस्टिबिलिटी है और रंग ना है कि रंग चढ़ता नहीं है, लेकिन जब चढ़ता है तो बहुत अच्छा चढ़ता है। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट में हम ऊन के बारे में बात करेंगे।